अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इंतखाब आलम सूरी। देख रहे हैं आप प्रोग्राम प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। दोस्तों, प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन मेट्रो के इस कीमती औकात में हम आपको बहुत सी मालूमात देते हैं, इल्म देते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो मुख्तलिफ होती है, मुनफरिद होती है, मोतबर भी होती है। और दोस्तों, बड़े अच्छे हम इनमें एक्सपर्टीज़ को, मेहमानों को लेकर आते हैं जो प्रॉपर्टी के हवाले से और दीगर इल्म के हवाले से, मालूमात के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आपको बहुत सारी मालूमात देंगे। तो आज भी हमारे साथ बड़े अहम मेहमान हैं जो कि आज बैठेंगे, तशरीफ़ लाए हैं वो। और आपको ये बताता चलूँ कि इसकी पहली किस्त हमारे पिछले प्रोग्राम में हो चुकी है और आज उसकी दूसरी किस्त है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ख़बर शेयर करूँगा। हमारा मौजू बहरिया टाउन तो नहीं है, लेकिन ख़बर हॉट है जो कि आपके अखबारात में और टीवी में चलती रही है। वो ये है कि बहरिया टाउन के हवाले से कि 460 अरब जो उन्होंने देने थे, 460 अरब बहरिया टाउन ने वो पैसे जमा नहीं कराए और 62 अरब रुपए जमा कराए, जिसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग चल रही है और सरजनिश चल रही है बहरिया टाउन की और मलिक रियाज साहब की। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त SBCA ने भी बहरिया टाउन की NOC कैंसिल कर दी, पेमेंट ना जमा कराने की वजह से। और गुलशन इकबाल थाने में FIR भी दर्ज हुई है। इस वक्त मलिक रियाज साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई में है, लेकिन ये मामला चल रहा है, कोर्ट का मामला है। मलिक रियाज साहब ने ये इस्तदा की है, ये गुजारिश की है कि इस वक्त जो 63 टाउन MDA ने जो उनको ज़मीन दी थी 16,000 एकड़, जिसमें से अभी 12,500 एकड़ मिली है, और वो ज़मीन उनको दी जाए ताकि वो अपने मामलात को निपटाएं, लोगों को जो नुकसानात हुए, जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साथ साथ उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि इस वक्त जो कि जो है वो DHA को ज़मीन 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से पड़ती है, तो हमें 2 करोड़ 70 लाख के हिसाब से ज़मीन पड़ रही है। तो ये उन्होंने गुजारिश की है कि इसको रिव्यू किया जाए मामले को, और ये अभी मामला चल रहा है। साथ साथ ये भी आपको मैं मालूमात देता जाऊं कि एक UK की तरफ से 190 मिलियन पाउंड का भी मामला है जो कि वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में जमा होने थे, वो पैसे कहीं और गए हैं और उसके ऊपर भी तहकीकात चल रही है, मामला चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और ये सब को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामला, तो मैंने रखने का मकसद ये है कि आपको बता चुकूँ कि मोटी मोटी बातें हैं क्या इसमें। और ये अभी अगली पेशी भी होने वाली है। तो 8 नवंबर को पिछली एक पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और अगली पेशी भी गालिबन 20 नवंबर को होगी। तो आगे मामला ये चल रहे हैं, तो प्रोग्राम के दौरान हमने कहा कि आपको ये मालूमात भी देते चले जाएँ। आज के मेहमानों का मैं तारुफ कराऊंगा, और आज के मेहमान का जिनका ताल्लुक जो है ना पिप्सैट एक इदारा है दोस्तों, जो कि रियल इस्टेट में अहम मालूमात दे रहा है। वो डिप्लोमा करवा रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इदारा जिसको प्रोमोट करना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश भी है, उनसे मोहब्बत भी है, और इस इदारे के अंदर फैकल्टी के लोग बड़े अच्छे हैं। आज की गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अहम और अच्छी मालूमात रखने वाले अफराद हैं जो इस फैकल्टी को लेकर चल रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में उनके हेड चेयरमैन वेबसाइट के पंजवानी इंस्टीट्यूट के सर अहमदुल्लाह पंजवानी साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी तफसीलात और मालूमात दी थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें और यहाँ पे मालूमात सर्टिफिकेट कोर्स करें या डिप्लोमा करें, तो ये एक अच्छी बात होगी। तो आज के मेहमान गिरामी हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनका तारुफ कराना। सबसे पहले हम फ़हीम अख्तर साहब हैं। फ़हीम अख्तर साहब जो इस फैकल्टी के के अंदर टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं और प्रॉपर्टी के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। फ़हीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। साथ साथ हमारे साथ मज़हर एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट मज़हर अली साहब का पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शरीक थे। अली साहब का पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शरीक थे, बहुत अहम मालूमात दे रहे थे। कानूनी दायरे में रहते हुए इन्होंने बड़ी अच्छी मालूमात दी थी, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं।
इस तरह आज हमारे साथ मेहमान हैं खलीकुर रहमान साहब। खलीकुर रहमान साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं। खलीकुर रहमान साहब जो इस वक्त इदारा है पंजवानी इंस्टीट्यूट पिप सेट के नाम से, उसमें ये स्टूडेंट के तौर पे भी हमने बुलाया है। एज ए स्टूडेंट ये बताएंगे कि भाई क्या इनको फ़ायदा हुआ और क्या हुआ। साथ साथ जो है एक प्रोजेक्ट है बैतुल अमान के नाम से, तो बैतुल अमान को भी ये देख रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम आपसे इनसे गुफ्तगू करवाएंगे। सबसे पहले मैं फ़हीम अख्तर साहब की तरफ आऊँगा और फ़हीम अख्तर साहब से मैं गुजारिश करूँगा, पिछले सवालात इन्होंने जवाब दिए थे, कई हमने सवाल किए थे, चैनल कटिंग के हवाले से सवाल किए थे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उसके हवाले से हमने सवाल किए थे, लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं या फ्रॉड्स क्यों होते हैं। तो आज मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि दरअसल एक तो लीज़ के बड़े मसाइल होते हैं और बिल्डर्स जो है अक्सर वो लीज़ नहीं देते, और एक बिल्डर को कानूनी तौर पे किस तरह हम गिरफ्त में इदारे बिल्डर सारे ऐसे नहीं है, अच्छे बिल्डर भी काम कर रहे हैं, इनको मैं खुद गवाही देता हूँ, जानता भी हूँ, और बहुत से बिल्डर हैं जिसकी वजह से पब्लिक आम लोग बहुत परेशान हैं। वो जो है अपने इल्म की कमी कह लें या जो भी कह लें उसकी वजह से वो परेशान है। तो लीज़ क्यों नहीं देते बिल्डर? बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम सूरी साहब, बड़े अहम सवालात आप लेकर आते हैं ताकि आवाम को जो है अवेयरनेस हो सके। अच्छा, आपके हर सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन कुछ सवालात मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आपने एक बात कही कि जी एसबीसी ने एनओसी कैंसिल कर दी क्योंकि फ़ीस पे नहीं की थी, तो ये मेरी नॉलेज में आज इजाफा हुआ है कि एसबीसी वाले क्या उधार में एनओसी इशू करते हैं? बगैर स्क्रूटनी फीस लिए उन्होंने एनओसी इशू कर दी और किसी टाइम पे आके वो उन्होंने जी एक तरफा फैसला कर लिया कि जी एनओसी कैंसिल कर दी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये बात मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं थी कि एसबीसी वाले उधार पे भी काम करते हैं। कभी ट्राई करके देखना पड़ेगा। नहीं, वो चालान वगैरह जमा नहीं हुए थे तो उस वजह से कैसे हो सकता है सर? स्क्रूटनी फीस का मतलब क्या है? स्क्रूटनी फीस के आपने जो प्लान जो है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए जमा कराया है, हम उसको जो है वो चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, तो आप उसकी फीस देंगे तो स्क्रूटनी होगी। इट मीन्स कि आपने बगैर स्क्रूटनी के एनओसी दे दी आपने, क्योंकि फीस नहीं मिली थी, आपने स्क्रूटनी नहीं की, आपने एनओसी दे दी। अब आप जो है कह रहे हैं कि जी हमें फीस नहीं मिली लिहाजा हम एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। बस वो अताब में आजकल हैं मलिक साहब, तो फिर ये मसाइल आ रहे हैं। हमें तो कानूनी तौर पे देखना चाहिए ना, रूल्स क्या कहते हैं, बायलास क्या कहते हैं। बहरहाल बिल्डर्स की जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्डर जो है वो लीज नहीं देता। हालांकि मैं साथ साथ ये बात बताना चलूँ कि जहाँ ये बातें आई ये इल्म की हद तक थी, और नो डाउट के जो डिलीवर बहरिया टाउन एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान में कि एक किस तरह और बिल्डर्स के लिए कि किस तरह एक मिसाल कायम करते हैं। तो ये मैंने तस्करतन बात कर दी। जी सर। सिर्फ एक मिसाल ही नहीं है, दूसरे बिल्डर्स पे प्रेशर डाल दिया बहरिया ने कि जैसे मैंने डिलीवर किया है इसी तरह आप करके दिखाओ, और अब थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना वो चेंज आप फील कर रहे होंगे। बहरहाल बिल्डर्स के लिए जब भी आप बिल्डर से कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, एसबीसी जो है अखबार में इश्तहार देती है कि आप जो है बिल्डर से मॉडल एग्रीमेंट पे आप एग्रीमेंट करेंगे, तो हम जो है अगर कोई मामलात होते हैं तो हम आपका फेवर करेंगे, फरीक बनेंगे, अदरवाइज़ जो है हम इस मामले में जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब वो मॉडल एग्रीमेंट क्या है, एसबीसी की आप वेबसाइट पर जाएं, वो मॉडल एग्रीमेंट उठाएं, 18 उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उस सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो समझने रूल्स हैं एक तरह से बिल्डर्स के लिए, बिल्डर्स को पाबंद किया गया है और जो अलाटीज़ हैं उनके फेवर में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बिल्डर उस मॉडल एग्रीमेंट पे कभी भी एग्रीमेंट नहीं करता है। वो अपना जो है ना एक 4 पेजेस या 5 पेजेस का एक एग्रीमेंट बनाता है, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। उसमें ऐसा है कि जैसे रस्सी बांध के उसने अलाटी के गले में डाल दी, अब जब तक जो है पेमेंट पूरी नहीं होगी वो जब चाहेगा वो रस्सी खींचता रहेगा। तो आवाम को चाहिए ये कि सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो जब कोई भी चीज़ बुकिंग कराने जाते हैं तो एनओसी फॉर सेल लें। अच्छा, एनओसी शायद बिल्डर ना दे आपको, जी मैं आपको क्यों दिखाऊं, आप तो एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, लोगों ने तो मुझसे 20-20 प्लॉट लिए हैं, उन्होंने एनओसी नहीं मांगी, आप क्यों मांग रहे हैं? आप एज़ पर रूल एनओसी इसलिए भी मांग सकते हैं कि जब एनओसी इशू होती है तो प्रोजेक्ट का 15% जो भी प्लॉट्स होता है वो मॉर्गेज होते हैं एसबीसी के पास और उसके नंबर मेंशन होते हैं। तो ऐसा तो नहीं बिल्डर जो प्लॉट आपको बेच रहा है वो ऑलरेडी एसबीसी के पास मॉर्गेज हो, तो आप एनओसी फॉर सेल लें। अच्छा, ये याद रखिए एनओसी फॉर सेल उस वक्त इशू होती है जब लेआउट प्लान अप्रूव हो जाता है। लेआउट प्लान उस वक्त अप्रूव होता है जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपके नाम पे मोटेशन हो जाती है, उसके बगैर जो है वो लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होगा। ये सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद एनओसी का मतलब ये है कि अब जो है कोई इसमें कमी नहीं है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है, एनओसी फॉर सेल दे दी गई है। तो अब जो एक तो आप एनओसी चेक कर लें,
और दूसरा, जब आप बुकिंग कराना तो मॉडल एग्रीमेंट पे आप साइन कराना है। उस मॉडल एग्रीमेंट में भी ये चीज़ मेंशन है अच्छा, कि मैं बिल्डर। थोड़ा सा बीच में ही सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे मजीद इसमें फ़हीम साहब, बात ये है कि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनके लेआउट मंजूर हो चुके होते हैं, क्योंकि लेआउट तो बड़ी अहम चीज़ होती है। जाहिर है कि लेआउट अगर हो गया तो फिर आगे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। लेआउट अगर बुनियादी तौर पे अप्रूव ना हो तो प्रॉब्लम्स आगे बहुत खड़ी होती हैं। एमडीए के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं एमडीए के अंडर में जो कि मोटेशन भी हो गई, सब कुछ हो गई और लेआउट भी मंजूर हो गया, लेकिन अभी एनओसी फॉर सेल नहीं मिली। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट में नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, अगर लेआउट अप्रूव हो चुका है तो बगैर एनओसी फॉर सेल के लिए तो बिल्डर सेल ही नहीं कर सकता है ना। अगर वो सेल कर रहा है तो जो है वो तो बिल्डर अक्सर जो है। प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि एनओसी फॉर सेल बाद में होते हैं, लेकिन प्लॉट्स के जितने प्रोजेक्ट हैं वो बिकते हैं, बिक रहे हैं। अच्छा, उसमें बिल्डर फिर ये करता है कि जो एनओसी फॉर सेल के लिए जो है वो अप्लाई कर देता है। अगर उसके पास एनओसी फॉर सेल नहीं है तो उससे अगर अप्लाई किया तो उसका डिस्पैच नंबर होगा, डेट होगी, वो नंबर आप ले लें, डेट ले लें और एसबीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। वो नहीं होता तो आप एसबीसी के ऑफिस जाएं, वहाँ से चेक कर लें कि आया एनओसी प्रोसेस में है या नहीं। अगर एनओसी लेआउट की मंजूरी को आप किस हद तक समझते हैं कि काफ़ी काम हो गया? देखिए, लेआउट तो ये समझ लें कि तकरीबन लेआउट के बाद जो है 90% काम हो चुका है, क्योंकि लेआउट हमेशा उस वक्त अप्रूव होता है जब ज़मीन के कागजात क्लियर होते हैं और आपके नाम म्यूटेशन हो जाती है। जब तक आपके नाम ज़मीन होगी नहीं, आप किस हैसियत से अप्लाई और कई करेंगे। डिपार्टमेंट से होकर वो कई आता है, जब डिपार्टमेंट से जाके होकर वो आता लेआउट है, मंजूर तो होता है। जब आपके लेआउट की अप्रूवल मिल गई, इट मीन्स आपकी ओनरशिप कंफर्म है और बुनियादी चीज़ तो ओनरशिप है। उसके बाद एनओसी फॉर सेल एक जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। तो एनओसी के लिए अगर उसने अप्लाई कर दिया है और वो गुड फेथ पे अगर आपको बेचता है, प्री लॉन्चिंग में रेट पर अगर कोई चीज़ देता है तो आप ठीक है उससे ले सकते हैं, लेकिन ये दो तीन चीज़ें ज़रूर देख लें। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब बिल्डर जो है आपसे एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन होती है कि पोजीशन के वक्त सब लीज देने का पाबंद है बिल्डर। और अगर जो पोजीशन देगा वो जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है, अगर आपने जो है उस ड्यूरेशन पे, उस टाइम पर जो है अगर आपने पोजीशन नहीं दिया तो बैंक मार्कअप से जो है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। ज़ाहिर है, अगर वक्त पे अगर उसे उसकी चीज़ मिल जाती, चाहे वो फ्लैट है, चाहे बैंगलो है, चाहे दुकान है, तो वो रेंट आउट करके जो है अर्निंग उसकी शुरू हो जाती। अगर बिल्डर ने डिले किया है तो मॉडल एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन है कि बिल्डर जो है फिर उस चीज़ का किराया आपको देगा और उसका रेट जो है बैंक मार्कअप के हिसाब से होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब वो पोजीशन आपको देगा उससे पहले आपको लीज़ रजिस्टर्ड करा के देगा। लीज़ क्यों नहीं देता बिल्डर, ये बड़ा जो है ना गेम है। असल चीज़ तो ये देखें, यह है कि जब बिल्डर लीज़ नहीं देगा और पोजीशन दे दिया, अब ट्रांजैक्शन होगी, जो इन्वेस्टर है वो अपनी चीज़ बेचेगा। जब चीज़ बेचेगा, नया बायर आएगा, नया बायर देखेगा कि लीज़ नहीं है तो ला माला वो बिल्डर के पास आएगा। अब बिल्डर एज़ पर रूल जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं उसमें ये कंडीशन भी मौजूद है कि जब भी जो है कोई दूसरा बायर परचेज़ करेगा बिफोर लीज़, तो फिर जो यूनिट प्राइस, सेलिंग प्राइस 50 लाख में आपने बेचा था, आज 2 करोड़ का है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं। 50 लाख जो आपका सेलिंग अमाउंट है, उस अमाउंट का मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2% ट्रांसफ़र फीस ले सकता है बिल्डर, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ये चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन होती है। बिल्डर जो है, जो प्रैक्टिकली हम देखते अच्छा, हैं। ये बिल्डर जो फाइल देता है, बिल्डर लोग कहते हैं कि यार बिल्डर फाइल है, तो क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं क्या किया जा चीज़ है ये? सकता। बिल्डर के पास एनओसी मौजूद है, उसे परमिशन मिली है बेचने के लिए, तो वो ज़ाहिर है अपने डॉक्यूमेंट देगा, आपसे पेमेंट लेगा, अपनी रसीद देगा, एलोकेशन लेटर देगा, तो वो उसकी हैसियत है। लेकिन जब वो पोजीशन देगा तो लीज़ देने का पाबंद है। लीज़ ना देने से उसको फ़ायदा ये होता है कि लोग जब उसके पास ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो एज़ पर रूल 2% वो ले सकता है, उसका राइट है। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र फीस ले रहा है वो लाखों में ले रहा है, 10 लाख दे दें, 12 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, कोई 20 लाख भी मांग रहा है, 15 लाख भी। तो ये जो ट्रांसफ़र फीस है ये बिल्डर के पास आ रही है सारी, ये इसका बेनिफिट है, फ़ायदा है, ठीक है। नुकसान क्या है कि जो काम जो है अगर ये लीज़ दे देता तो जो काम लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में हो जाता, और ये लाख 1.25 लाख जो है अमाउंट ये टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को मिलना था, गवर्नमेंट को उसको वो टैक्स नहीं मिला, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो गवर्नमेंट को नहीं मिले पैसे। और जो काम जो है लाख रुपए में हो जाना चाहिए था तो वो लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए जो है वो आपका लाठी खर्च कर रहा है और वो 10 के 10 लाख रुपए बिल्डर की जेब में जा रहे हैं। तो बिल्डर जितना डिले करेगा ना लीज को, तो इस ड्यूरेशन में जितनी बार भी ट्रांजेक्शन होगी बिल्डर हर बार जो है वो ट्रांसफ़र फीस ले रहा होगा। तो मेरे ख्याल से रूल ये होना चाहिए कि अगर पोजीशन तक जो है उसने लीज़ नहीं दी तो पोजीशन के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ताकि बिल्डर लीज़ दे
दिए और अपनी जान छोड़ा, और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं वक्फे की जानिब, और वक्फे से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह हम इन कीमती औकात को फिर यूटिलाइज़ करेंगे। चलते हैं वक्फे की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन, और आज हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पिप्स सेट से है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा, पंजवानी इंस्टीट्यूट, जो कि डिप्लोमा दे रहा है। लोग डिप्लोमा यहाँ कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। और साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि प्रॉपर्टी के इस डिप्लोमा करने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में लेना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी अच्छे इदारे को सर्विसेज दे सकें, और ख़ुद भी अगर बिज़नेस करना चाहें या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये बड़ी इल्म की बात होती है। क्योंकि मैंने ख़ुद भी डिप्लोमा किया है, मैंने एमएससी करने के फ़ौरन बाद डिप्लोमा किया, और इसका मुझे ख़ुद भी बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ। तो हम सवाल कर रहे थे फ़हीम साहब से, और मेरे साथ एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, मज़हर अली एडवोकेट साहब हैं। तो मैं इस तरह सवाल करूँगा, किसी सवाल में अगर हेल्प करना चाहें तो कर भी सकते हैं। थोड़ा सा आपसे और मज़ीद मैं जो पिछली गुफ्तगू हो रही थी ये करना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा ये आता है कि सोसाइटी जो है ना वो डेवलपमेंट के पैसे नहीं देने वाले के प्लॉट कैंसिल करने लगी हैं, ये एक घपला करने लगे हैं, या प्रेशर डालकर, या इस तरह, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं, नीयतें ख़राब हो जाती हैं बाज़ दफ़ा बिल्डर्स की। और साथ साथ अगर किसी अपार्टमेंट की पेमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के पैसे अलग होते हैं, वो जमा नहीं कराए तो उस पर भी थ्रेट कर रहे होते हैं। तो इनकी ज़रा सा आप लोग ज़रा सा बताइए क्या चीज़ें हैं ये। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, कॉस्ट ऑफ रेंट पे करने के बाद ज़मीन कैंसिल नहीं हो सकती, प्लॉट किसी सूरत कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, आपने अगर टाइमली जो है डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए हैं तो उस पर जो है ये है कि आप रिमाइंडर भेजेंगे, फिर भी पेमेंट नहीं आती है तो आप कैंसिलेशन का भी जो है ना उनको नोटिस भेजेंगे, और उसके बाद आप बाकायदा डिपार्टमेंट में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो है वो सारे प्लॉट्स के एंट्रीज भेजेंगे, रीज़न देंगे कि भाई ये पेमेंट नहीं कर रहे, इनके पेमेंट ना करने की वजह से डेवलपमेंट का काम डिस्टर्ब हो रहा है। डिपार्टमेंट एनओसी देगा तब वो प्लॉट कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज जो है कॉस्ट ऑफ लैंड पे होने के बाद जो है प्लॉट कैंसिल नहीं हो सकता है। इसमें बहुत से अदालती फैसले भी मौजूद हैं, जिनमें सिंध हाई कोर्ट ने भी काफ़ी सारे फैसले किए हैं कि आफ्टर डेवलपमेंट चार्जेस अब कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्डर जो है कैंसिलेशन का राइट नहीं रखता, वो आपका प्लॉट कैंसिल नहीं कर सकता जब आप इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिस ऑन डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो कोई बिल्डर जो है कैंसिल नहीं कर सकता। इसके मुख्तलिफ फैसले हैं अदालतों में, और उसके बाद फर्दर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के लिए नोटिस कर सकता है, जैसे फ़हीम साहब फरमा रहे हैं, लेकिन वो प्लॉट को कैंसिल नहीं कर सकता। अच्छा, एडवोकेट साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, और हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अहम सवालात हैं जो कि आप इससे मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं, और ये सवालात ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो परेशान हैं आज उनको उनका जवाब भी मिल गया, और यकीनन खुश होंगे इस बात पे। तो जी, एडवोकेट मज़हर अली साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा कि वाक़यात तो बहुत सारे होते रहते हैं कोर्ट में, कोई वाक़या आप कोई प्रैक्टिकली बताए, कोई ऐसा वाक़या लोगों को फ्रॉड का हुआ हो या गलत फैसला उन्होंने किया? फैसले जो हैं वो कभी कभी एडवर्स फिलॉसफी पे भी आ जाते हैं, इंसान सोचता है कि यही प्लस है, लेकिन वो नेगेटिव भी कहीं एस्पेक्ट्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन बेसिक जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग अ टीचर, तो लॉ का जो हम पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सवाल ये हो कि यार अदालत जाना ही ना पड़े, कोई किस तरह के मामलात किए जाएं। तो लास्ट वो जो क्वेश्चन था आपका कि ये अदालती मामलात में जो है तो इसमें एंटर होना जो है ना वही ना हो, तो उसका मैंने आपसे बताया था कि एग्रीमेंट का दुरुस्त होना, एग्रीमेंट 100% दुरुस्त होना चाहिए। अब बुनियादी तो डेप्थ में आप स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ें तो कहीं कहीं चैप्टर्स आप इसको पढ़ सकें, लेकिन कॉमन आदमी जो बंदा परचेज़र है या जो रियल इस्टेट में काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट जो है वो एज़ पर लॉ होना चाहिए, उसकी लीगलिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि स्टाम्प पेपर का सही होना। अब कोई शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट कर ले और उसके बाद अदालत जाके कहे कि जी मुझे ये प्लॉट जो है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो, तो वो एग्रीमेंट ही इन्फोर्सेबल कोई केस खारिज हुआ है आपकी ज़िंदगी देखा आपने? हाँ बिल्कुल, रोज़ाना ही ऐसे केस खारिज होते हैं जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, नॉट एज पर लॉ होते हैं।
दूसरा जो है कॉमन इशू जो मैं देखता हूँ अदालतों में जो एग्रीमेंट पेश किया जाता है जज के सामने, तो उसमें जो है विटनेसेस जो है वो एज पर लॉ देयर मस्ट बी 2 विटनेसेस होने चाहिए। वो और अगर गवाह नहीं ख्वातीन हो होते। तो? जी अगर 2 ख्वातीन हो हाँ, वो और फिर एक मर्द हो? जो है एक मर्द की जगह शरीयत का जो ला है वो कहता है कि 2 खवातीन होने चाहिए, और अगर मतलब दोनों मर्द नहीं है तो उनकी जगह 4 4 खवातीन का ख्वातीन होना ले ली जाए। जरूरी है। अच्छा, विटनेस किसी भी दोनों तरफ से हो सकता है या बराबर बराबर होना हाँ, बेहतर है? ये एक कॉन्सेप्ट है कि यार एग्रीमेंट करते कहते हैं एक विटनेस आपका हो एक मेरा हो, ठीक है ना। लेकिन लॉ ये नहीं कहता, लॉ कहता है कि वो मस्ट बी साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए और मे नॉट डिस्ट्रक्टेड बाय स्टेट। रियासत ने उस पर पाबंदी न लगाई हो किसी वजह से विटनेसेस या परचेजर या सेलर होने पे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है रिसेप्ट। जो आप अमाउंट पे करते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी जो पेमेंट करते हैं उसकी रसीद का होना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये पैसे मैंने वसूल किए। उसका एक फॉर्मेट होता है लीगल फॉर्मेट के तहत। कोई पे ऑर्डर के बैक साइड पर लिखा होना वसूल पाए, या किसी एक सिंपल कागज़ पे लोग लिख देते हैं भाई इतने 1 करोड़ रुपए वसूल पाए, तो ये लीगली रिसेप्ट नहीं है। तो आप जब कोर्ट क्या कभी कोई एक्सेप्टेंस है, सादे पेपर पे कोई लिखत पढ़त हो जाती है? नहीं हो नहीं सकता ना, क्योंकि लॉ ने पाबंद किया है कि एग्रीमेंट आपका नाउ डेज 500 रुपीज़ स्टाम्प पेपर पे एटलीस्ट होना चाहिए। रिसेप्ट जो है वो फॉर्मेट एज पर लॉ जो है उसके मुताबिक वो रसीद होनी चाहिए। कॉमन लोग अपना पे ऑर्डर देते हैं कि भाई हमने पेमेंट्स की है इनको और ये पे ऑर्डर है, तो पे ऑर्डर या फोटो कापी के पीछे लिखा होना वसूल पाए इतना अमाउंट, वो रिसेप्ट का लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। लीगली वो कोर्ट अच्छा, में एग्रीमेंट की acceptable ड्यूरेशन नहीं है। बैक में कितने महीने तक या कितने साल तक होनी चाहिए, क्या है ये? एग्रीमेंट का बेसिक देखें, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ लॉज हैं वहाँ एक लिमिटेशन एक्ट भी है। लिमिटेशन का कितने वक्त में क्या काम आपने करना है। तो एक एग्रीमेंट अलाइव पोजीशन 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स में ही आपने उसको ट्रांजेक्ट करना है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना है। अदरवाइज जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा। अदालत जाएंगे, अदालत की अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। और लास्ट जो एक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करना चाहिए, लोगों को एहतियात करना चाहिए, वो है अटेस्टेशन। डॉक्यूमेंट तो होता है उनके पास, एग्रीमेंट भी होता है, सिग्नेचर्स भी हैं, 2 विटनेसेस ने भी साइन किए हुए हैं, और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट और रिसेप्ट भी है। और रिसेप्ट पे 5 नाउ डेज 5 रुपीज़ रेवेन्यू टिकट का होना बड़ा ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसके बाद जाके उसको जो है घर पे रख देते हैं, और जब कभी ट्रांजैक्शन करने जाते हैं या कोई इशू होता है तो पता चलता है कि वो तो अटेस्टेड ही नहीं है डॉक्यूमेंट। तो अटेस्टेशन बेसिकली इतना अटेस्टेशन क्या बाय नोटरी नोटरी पब्लिक? पब्लिक। जी जी, ये अथॉरिटी बेसिकली जो सेल एग्रीमेंट रिलेटेड है या रेंट का एग्रीमेंट है, तो ये नोटरी पब्लिक जो है ना ये अथोराइज्ड हैं। अब कॉमन होता है कि लोग इंसिस्ट करते हैं कि यार किसी मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा दें। तो ये जो बैठे होते हैं सिविक सेंटर के बाहर जाएं, हाँ, तो नोटरी ये पब्लिक। नोटरी पब्लिक वाले जो नोटरी पब्लिक stamp लगाए अथॉरिटी होते है। हैं, अब authority। इसका एक लीगल कॉन्सेप्ट है। अब हमें तो एक आम आदमी जाता है तो वो जो नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन उसको कोई इतनी अहमियत नहीं देता, 5-10 रुपये या 50 रुपये उसके चार्जेस है। लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट में वो विटनेस ऑफ स्टेट है। अब मैंने 2 गवाह तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन रियासत जो कह रही है कि मैं आपके राइट्स की कस्टोडियन हूँ, उसका भी तो कोई गवाह होना चाहिए। तो दैट पर्सन जो नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ विटनेस ऑफ स्टेट, रियासत का गवाह। खलीक साहब जी, खलीक भाई कैसे हैं आप? खलीक साहब ज़रा बताइए कि आपने पंजवानी इंस्टीट्यूट से पढ़ा, डिप्लोमा किया, तो क्यों किया, किस लिए किया, क्या फ़ायदा उठा रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का। अच्छा, बेसिकली मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने चाहा कि मैं किसी प्रोफेशन की तरफ आऊँ। तो प्रॉपर्टी से एक इस वजह से भी लगाव था कि अपने घर के जो मामला थे, कंस्ट्रक्शन हो रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती थी। तो एक माइंड था कि जब भी किसी फील्ड की तरफ जाया जाए तो ये उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग और स्टडी करके सर्चिंग करिए। यानी तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि हर फर्द का किसी न किसी कभी न कभी ताल्लुक़ पड़ता है प्रॉपर्टी के हवाले ऐसा से। ही है। ठीक, ये प्रॉपर्टी का शोबा ऐसा है कि हर बंदे का ताल्लुक है जो इस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं या जिन्होंने सेल परचेज़ करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा, सर्चिंग करी तो पता ये लगा कि वाहिद पिपसेट एक ऐसा इदारा है कि जो ये कोर्सेज़ करवा रहा है, शॉर्ट कोर्सेज। अदरवाइज़ मुझे कोई इदारा नज़र नहीं आया कि वो है। अच्छा, फिर वहाँ जब डेमो क्लास मैंने अटेंड करी
तो मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया कि मैं सही प्लेस पर हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस होती गई नॉलेज में भी इजाफा होता गया। और पहली क्लास की एक मैं आपको अपनी एक याददाश्त बताऊं कि सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब ने जब एक क्लास ली पहली, तो उन्होंने शुरू में एक बात बताई कि इस कोर्स को करने के बाद, ये डिप्लोमा 6 मंथ का होता है, करने के बाद 100 से 1000 100 से 1000 की जर्नी है आपकी। बीच में आपका रोज़गार भी लगेगा और आप अपने घर का किचन और अच्छे से चलाने लगोगे ना। तो मैं ख़ुद इसकी एग्ज़ाम्पल हूँ कि 100 दिन भी पूरे नहीं हुए ना, मैं विदिन 1 मंथ जो है वो माशाल्लाह से एक अच्छी इनकम कमाना शुरू हुआ। क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो पंजवानी ग्रुप से है और पंजवानी ग्रुप ऑफ कंपनी। बल्कि आप तो किसी एक प्रोजेक्ट है जी 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 उसी तरह दारुल अमान गालिबन नहीं बैतुल अमान यस बैतुल अमान है कोई, वो भी आप देख रहे हैं उस पे, तरफ ही आ रहा मैं। ये कहाँ है क्या इसका? ये मैं बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पंजवानी ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है। पंजवानी मार्केट नेटवर्क जो है इसको सुपरवाइज कर रहा है, मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ वहाँ। ये बेसिकली काठोर लिंक रोड अगर आपने देखा हो तो मशहूर मदरसा है बैतुल सलाम मदरसा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वो पूरा एरिया अगर डायनेमिक्स मैं आपको बताऊं तो ये डायनेमिक्स इसकी ये है कि पूरा एरिया जो है एजुकेशन सिटी के हवाले से गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, जहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जगह एलोकेट है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल की जगह एलोकेट है आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा। और वहीं जो है मलिर एक्सप्रेस वे का भी लिंक वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो बैतुल सलाम मदरसे से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ ये बताता चलूँ नाजरीन को अपने कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली सर्वे लैंड पर है, क्योंकि यहाँ बाज़ सर्वे लैंड अगर आप जानना चाहें तो हमारी पिछली 2-3 वीडियोस में हमने सर्वे लैंड के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था कि वो सेपरेट सर्वे लैंड जो कि सुप्रीम कोर्ट भी राइट नहीं रखता उसको कैंसिल करने का, और अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान भी लेना चाहे तो उसको मुतबादिल देना पड़ेगा, इसलिए कि ये जद्दी पुश्ती अंग्रेज के ज़माने की ज़मीन चली आ रही है। सर्वे लैंड पर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं खुद इस बात से मुतासिर हूँ। आजकल तो 25-50 लाख से कम है ही नहीं प्लॉट। आप सर जी 100 गज का रिहायशी प्लॉट हम जो है वो 20 लाख रुपए में, इसमें भी 2 लाख रुपए का डिस्काउंट अगर आप लेते हैं तो 18 लाख रुपए में आपको मिल रहा है। और मिनिमल जो है वो इंस्टॉलमेंट है। आप जो है वो हमारे नंबर दिए जाएंगे तो उस पर रब्ता करें और हम आपको विजिट भी कराएंगे, डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि किताबी बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली खुद इस बात का शिकार हो चुका हूँ। कोई वॉयलेशन, क्योंकि मैं देखा है बिल्डर से वॉयलेशन, अपनी जो जमीन सर्वे जमीन है जो मौजूद है उसको बाहर निकल आते हैं। हमने तो ये किया है कि हमने जैसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ना, हमने बाउंड्री वॉल करा दी। नाज़रीन ये बात बताते चलूँ कि बहुत से लोग जो प्लॉटों का गेम चल रहा होता है ना, वो यही होता है कि वो ज़मीन से बढ़कर या तो प्लॉट दे रहे होते हैं या ज़मीन में वॉयलेशन कर रहे होते हैं। उनकी ज़मीन होती है 50 एकड़ की, वो बेच रहे होते हैं 200 एकड़ की ज़मीन, या सर्वे ज़मीन होती है 50 एकड़ और आगे नाकला ज़मीन को लेके कर रहे होते हैं। तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि लोगों को पता चलेगा यार एक, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक अच्छा ये तो जब होगा ना जब हम बाउंड्री वॉल नहीं करेंगे और बुकिंगें करते रहेंगे। हमने तो बुकिंग स्टार्ट करने से पहले बाउंड्री वॉल कर दी है। बाउंड्री वॉल कर दी तो अब बंदे को जब भी कोई विजिटर आएगा, विजिट करेगा, तो उसको एक हदूद नज़र आएगी कि भाई ये बाउंड्री वॉल के अंदर जो प्रोजेक्ट है ये बैतुल अमान व्यू है। मैं खुद इस बात का शिकार हो चुका हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इलाके का नाम ले देता हूँ। सरजानी में एक बहुत नामवर बिल्डर हैं, मैं वहाँ हमारी अच्छी खासी पहले जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी हर कोई परचेज़ करता है, तो बुकिंग में हमने प्रॉपर्टी परचेज़ वहाँ की। पता ही लगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी नाकलास है। अगर मैं ये कोर्स नहीं करता तो नाकलास ज़मीन वो होती है, नाज़रीन को बताते चलें कि जो कि बेसिकली उसका कोई टाइटल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता है उस ज़मीन के ऊपर, सारी ज़मीन गवर्नमेंट की वो नाकलास कहलाती है। अब उस पर जो भी फिर आगे चल के अप्रूवल्स होती हैं फिर वो उसके टाइटल चेंज होता है, तो ये उसका जिक्र कर रहा है। नाकलास जो होती है नॉन क्लासिफाइड लैंड होती है, उस पर आप बिल्डर प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। तो उस बात का शिकार मैं खुद पर्सनली हो चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें खुद भी पता है कि नाकलास क्या है, सर्वेलेंट क्या है। बेसिकली हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और पंजवानी ग्रुप जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट की जो भी अपनी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कराना चाहे हमसे हम करते हैं, लेकिन एक हमारा एक सिस्टम है, उस प्रोसेस से उस बिल्डर को गुजरना पड़ेगा। हम मुतमईन होंगे तो हम अपने क्लाइंट के सामने वो प्रोजेक्ट रखेंगे, क्योंकि एक पूरी उम्र की जमा पूंजी होती है किसी क्लाइंट की, भले ही वो 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करे, लेकिन एक अमाउंट होता है वो हम पे ट्रस्ट करके, क्योंकि हम मार्केटिंग एजेंसी हैं, हम पे ट्रस्ट करके वो बुकिंग तो करा लेते हैं। अगर हम उनको गलत गाइड करें और एक ऐसी ज़मीन पे उनकी इन्वेस्टमेंट करा दें जो आगे जाके वो धक्के खाते रहें, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। तो जो हम जिन प्रोजेक्ट की, पंजवानी ग्रुप जिन प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहा है वो ऑथेंटिक हैं, और कोई भी क्लाइंट चाहे वो 1 प्लॉट बुक कराए या 10 प्लॉट बुक कराए, हमारे ऑफिस में विजिट करे, हम उसको साइड डॉक्यूमेंट भी शो करेंगे, साइड विजिट भी कराएंगे, मुतमईन करके फिर हम आगे प्रोसीजर करते हैं। गुफ्तगू जारी है नाज़रीन, हम बढ़ते हैं एक वक्फे की जानिब, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन, और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। बहुत अहम सवालात और जवाबात उसके दिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत लोग सीख सकते हैं। तो गुजारिश करूँगा कि इन मालूमात को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को। तो मैं फ़हीम साहब की तरफ आऊँगा। फ़हीम अख्तर साहब पिप सेट के फैकल्टी मेंबर हैं, और मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो अगर किसी की फ़ाइल मकान की मिस हो जाए, मकान की प्लॉट की, तो गुम हो जाए, तो क्या करना चाहिए? देखें, फ़ाइल जो आपकी मिसप्लेस हुई है, पहले तो ये देखें कि अलाटमेंट अथॉरिटी कौन सी है। सपोज़ केडीए की फ़ाइल थी, ठीक है, और लीज फ़ाइल थी, ठीक। तो फ़ाइल, एक उसूल याद रखिएगा कि जिस जगह से जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसकी डुप्लिकेट फ़ाइल हमेशा वहीं से बनती है। कोई दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा इदारा जो है वो कभी भी उसके डुप्लिकेट इशू कर नहीं सकता है। केडीए की फ़ाइल है, केडीए की फ़ाइल बनने में 3 डिपार्टमेंट से आपका वास्ता पड़ता है। सबसे पहले आप जो है पेमेंट करते हैं रिकवरी डिपार्टमेंट में, उसके बाद आप अलाटमेंट और पोजीशन ऑर्डर इशू कराते हैं लैंड डिपार्टमेंट से, उसके बाद आप साइट प्लान और एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन के लिए जाते हैं साइड ऑफिस। 3 जगह से फ़ाइल आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको तीनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ से आप सीटीसी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो पहले तो ये कि आपको अखबार पे इश्तहार देना होगा, एफआईआर कटवाना होगी। फिर इसके लिए केडीए वाले फॉर्म 7 इशू करते हैं सीटीसी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ के लिए, ठीक है। उस पर आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद जो है केडीए वाले रिकवरी डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे कि इतनी पेमेंट आपसे वसूल पाई है। अब वो चाहे 10 बार में पेमेंट थी, यानी 10 चालान थे, 15 चालान थे, उन सब का एक ही सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह लैंड वाले एक ही सर्टिफिकेट बना देंगे। अलाटमेंट, पोजीशन और जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उस ट्रांसफ़र ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, किसके नाम इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ। और तीसरा जो है आपका साइड ऑफिस है, वहाँ से आपको जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन और साइट प्लान की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड मिलेगी। यानी जब आपकी फ़ाइल मिसप्लेस हुई थी उसमें 50 पेपर थे चाहे, लेकिन अब जो है टोटल 4 पेपर मिलेंगे। एक सर्टिफिकेट मिलेगा रिकवरी डिपार्टमेंट से, एक लैंड डिपार्टमेंट से, और 2 फोटोकॉपी मिलेंगे साइड ऑफिस से। अच्छा, अगर लीज डॉक्यूमेंट था, लीज रजिस्टर्ड हो चुकी थी, लीज और लीज के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सब की जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट थे उनकी फ़ोटोकॉपी और उस पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ की स्टैंप लग के जो है आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू करेगा। अब किस ड्यूरेशन में कहाँ रिकॉर्ड महफूज हुआ है, माइक्रो फिल्मिंग यूनिट में रिकॉर्ड महफूज होता था, सेंट्रल रिकॉर्ड में होता था, और अब स्कैनिंग डिपार्टमेंट। तो ड्यूरेशन के हिसाब से हर जगह से अलग-अलग रिकॉर्ड आपको इशू होगा। यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ होंगी वो ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी, और जो लैंड अलाटमेंट अथॉरिटी जो है जिसने आपको अलाटमेंट इशू किया था वो टोटल 4 पेपर देंगे, 2 सर्टिफिकेट की सूरत में, 2 कॉपी की सूरत में। ये आपकी टोटल जो है वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ होगी। और अगर केडीए की फाइल नहीं है तो जिसने ज़मीन अलाट की है वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई और इदारा है तो वहाँ आपको एप्लीकेशन देना होगी, और वहीं से जो है वो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। जो इस गलत फहमी में जी हम कोर्ट से लीज निकाल लेंगे, हम फला जगह से, ऐसा नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट ने जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर आपको इशू किया है वही डिपार्टमेंट उस पेपर की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको इशू कर सकता है, किसी और को अथॉरिटी नहीं है। अच्छा फ़हीम साहब, एक मसला और भी है जो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और बिल्डर्स, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ है ना पहले, बिल्कुल अलग तो चीज़ है। ये ज़रा सा क्या होते दोनों में? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इमदाद बाहिमी के उसूलों पर काम करती है। यानी कुछ लोग मिलके जो है, और उसकी तादाद जो है वो मिनिमम जो है वो 30 होनी चाहिए, लेकिन अब जो वो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उस हिसाब से 50 मेंबर्स होना ज़रूरी है। कम से कम 50 मेंबर अप्लाई करेंगे, एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बनती है सोसाइटी? हाँ, बिल्कुल बनती है। आप जो है वो सादा पेपर पे एप्लीकेशन दें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, और वो जो आपके मेंबर्स हैं उनमें एक चीफ प्रमोटर होगा, बाकी सब प्रमोटर कहलाएंगे। आप एप्लीकेशन देंगे, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद आप उसकी मैनेजिंग कमेटी जो है वो फॉर्म करेंगे, उसकी पूरी डिटेल जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। फिर आप अकाउंट खोलेंगे सोसाइटी के नाम का, उसके लिए एनओसी लेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, उसके बाद आप एनओसी फॉर परचेज ऑफ लैंड लेंगे, वो भी डिपार्टमेंट से। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मामला हैं उसको मॉनिटर करता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। जबकि बिल्डर जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में ज़मीन परचेस करता है,
और उसके बाद लेआउट अप्रूव कराता है, फिर एनओसी फॉर सेल लेता है और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बेच रहा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मालिक नहीं होता, बिल्डर तो मालिक होता है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबरान जो होते हैं वो सोसाइटी के समझ लें सबके इक्वल राइट्स होते हैं। जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो एजाजी पोस्ट है उनके पास, उसकी कोई जो है वो सैलरी नहीं होती है, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ट्रेजरर हो। जबकि बिल्डर जो है वो मालिक होता है, वो जिस चीज़ को जिस रेट में बेचना चाहे बेच सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पाबंद है कि प्लॉट हर एक को सेम प्राइस में बेचेगी, किसी को जो है वो अलहदा से कोई बेनिफिट या कोई फेवर नहीं दिया जा सकता है। जी वकील साहब, हम आएंगे वकील साहब के। मज़हर अली साहब, मज़हर साहब इस वक्त तो बड़ा लोग परेशान हैं, कहीं डुप्लीकेशन का शिकार हैं, कहीं स्कीम 33 में करोड़ 2-2 करोड़ की प्लॉट्स हो गए लेकिन वो फंसे हुए हैं, कब्ज़ा है, या फिर ये कि वो डुप्लीकेशंस हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, उसने घपले किए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। प्राइवेट बिल्डर्स है, उन्होंने देखे कि एकदम प्राइस बढ़ा देते हैं, एकदम नए नए लॉज आ जाते हैं। आम आदमी क्या करे? आम आदमी परेशान होता है और आम आदमी क्या करे? आम आदमी परेशान होता है और बड़ी तादाद में लोग लुटे हैं और अपनी जमा पूंजी जमा कराते हैं, लेकिन फिर बेचारे गरीब और आम आदमी जो है ना वो लुट जाते हैं उन बिल्डर्स के हाथों या उन अफराद के हाथों जो कि बेसिकली होते चीटर हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आप किस तरह प्रोटेक्शन देंगे? क्या कानून कहता है? देखें, एक्चुअली यही तो जो आपने लास्ट में कहा कि कानून क्या कहता है, यही तो लोगों को नहीं पता कि कानून क्या कहता है। कि जिस वक्त वो ये तमाम मामला डील कर रहे होते हैं या बिल्डर के यहाँ कोई फ्लैट बुक करा रहे होते हैं तो वो एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं जो। अच्छा, ये बिल्डर से जो फाइल देता है तो उसमें तो सारी चीज़ें होती नहीं, या अपनी मर्जी की चीज़ होती है, तो क्या उससे पहले कुछ मजीद लिखवा सकता है बिल्डर से? बिल्कुल, उसमें जब आप डिस्कस करेंगे बिल्डर से कि आपके पास एनओसी है या लैंड जो है उसका स्टेटस क्या है। मिसाल आप फ्लैट बुक कराने जाते हैं तो एक इमोशनल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे म्यूज़िक हो रहा होता है और फॉर्म फिल हो रहे होते हैं, और तो अब वो मेंटली बंदा जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि यार मैंने कोई लीगल डिस्कशन भी करना है इससे। अब अगर बिल्डर से सिंपल आप ये क्वेश्चन भी करें कि जनाब ये जिस लैंड पे आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका लीगल स्टेटस क्या है, तो फ़ौरन जान जाएगा कि आप नॉलेज रखते हैं इससे मुतल्लिक, तो वो आपको कभी बुकिंग नहीं देगा, बुक नहीं करके देगा। एक्चुअली जब वो फॉर्म भी आप फिल करते हैं, जब वो फॉर्म आपको एक जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होता है और बुकिंग से रिलेटेड होता है, अगर आप उसको लीगली कंपाइल करें, कानून की नज़र से देखें तो वो एग्रीमेंट नहीं होता। और लॉ कहता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर अदालत नहीं आए। तो जो लिखा है वो कानून है? जो लिखा है वो कानून ही तो नहीं होता। माबैन अगर कोई मुआहदा हुआ हो, दोनों की सिग्नेचर मौजूद है, देखें फाइल बिल्कुल की सूरत दुरुस्त में। बात है, मेरे दरमियान और बिल्डर के दरमियान अगर मैं साइन कर देता हूँ तो एक अंडरटेकिंग कमिटमेंट तो है वो, बट दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो रिलीफ तो बिफोर सारी कोर्ट। फाइलों में तो वो लिखा नहीं होता, यानी बॉन्ड पेपर नहीं होता, लेकिन आमतौर पर फाइलों जो होती हैं उसमें डॉक्यूमेंट लगे होते हैं और इसकी उसमें- टर्म्स कंडीशन बेसिकली एज पर लॉ नहीं होती। असल में अब ये डिस्कशन है ऐसा वक्त कि लिहाज से बना रहा होता है। हाँ, वो अपने फेवर के तमाम टर्म्स लिख देता है, लेकिन ये नहीं लिखता कि अगर मैंने 4 साल में इसका पोजेशन नहीं दिया तो मैं आपको रेंट। तो काउंटर जो आपका जो वर्जन है वो उस एग्रीमेंट का फॉर्म का पार्ट ही नहीं होता। तो अगर वो पार्ट नहीं है तो आप जज या कोर्ट में जाके अपनी क्या इस्तदा करेंगे, तो इसलिए लोग यानी कोर्ट नाज़ी जाते हैं। वो हम ये कह सकते हैं कि वो जब कोई प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाएं तो उससे पहले कोशिश करें कि वो एग्रीमेंट को पढ़ लें, पॉइंट्स को देख लें और अपने उससे मिलकर कुछ अगर कमी समझते हैं तो लिखवा ले, तो ये उसके फेवर होगी। टर्म्स या किसी से मशवरा कर लें। बेहतर तरीका ये है कि जो SBC ने मॉडल एग्रीमेंट दिया है ना, वो सारा कानून है, उसके अंदर 18 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस पर एग्रीमेंट करें। और जो सादा रसीद पे वो आपसे फॉर्म फिल कराता है ना, उसकी इसलिए कानूनी हैसियत नहीं है कि स्टैम्प एक्ट जो है वो अप्लाई हुआ ही नहीं उस पर। आपने जो है गवर्नमेंट की फ़ीस ही पे नहीं की। जब गवर्नमेंट की फ़ीस जो 500 रुपये आप वो पे कर देंगे, कानूनी हैसियत हो जाएगी। बिल्डर कभी भी एग्री में उसमें स्टैम्प पेपर जो वो यूज़ करता नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जी कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि पूछने वाले हैं तभी तो ये काम हो रहे हैं। जो पूछते हैं वही तो ये सारे काम करा रहे होते हैं, सबकी हिस्सेदारी होती है इसमें। कितने फ्लैट है जनाब? 200 फ्लैट है, ठीक है जी, लाख रुपये फी फ्लैट के हिसाब से जो है आप हमें पैसे दे दो। तो जो फ्लैट के रेट बढ़ते हैं, प्लॉट के रेट बढ़ते हैं, क्या रिश्वत के रेट बढ़ते जाएंगे? इसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। आम आवाम को क्या करना चाहिए? आपका सवाल था, मैं कहता
कहता हूँ कि आम आवाम को फिर इस सिस्टम से बगावत करना चाहिए। जब सारे चोर मिल सकते हैं तो आवाम भी मिल सकती है। ये पूरा एक सिस्टम है और ये सब करप्शन चल रही है। देखें, आवाम का काम नहीं है कि मैं अपना प्लॉट ट्रांसफ़र कराने जा रहा हूँ या नक्शा प्रूफ कराने जा रहा हूँ तो आज इस टेबल पे जाऊँगा, पता चला आज वहाँ पर है तो दूसरी टेबल, फिर तीसरी टेबल, मैं अपनी नौकरी छोड़ के यही काम करूँगा। वन विंडो सिस्टम करें आप, जो एक तरीक़ेकार होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। वन विंडो सिस्टम हो, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। खलील साहब की तरफ आते हैं हम। सोहेल साहब, जी जी। एक ये इस तमाम डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो है कि नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसलिए ये हमारी काविश भी है अपना प्लेटफॉर्म से जो इंस्टीट्यूट है कि लोगों तक ये बेसिक इल्म पहुंच जाए कि वो कम से कम धोखा ना खाएं। खलील भाई, क्या वैसे इंस्टीट्यूट में लोग कॉन्सेप्ट होता है बहुत महंगा होगा, कहाँ पैसे लगाएं, कैसे है, तो क्या आपकी क्या है इस मामले में फीस वगैरह? फीस के हवाले से तो ये है कि जो वहाँ से नॉलेज मिल रही है ना, और उस नॉलेज को हासिल करके जिस नुकसान से आप बच रहे हैं उसके हवाले से वो फीस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और फिर उसके बाद ये नहीं है कि आपने कोर्स किया और आपका ताल्लुक ख़त्म है। वैसे क्या फीस क्या आपको क्या है सर? फीस अच्छा लोग मुस्तफी पता चले। ये आप हमारे नंबर दिए जाएंगे उस पे अच्छा चले, वो डिटेल आप भी हाँ सही वगैरह, कह रहे हैं जी, कि वो जी। टाइम भी असल में हमारा प्रोग्राम का ख़त्म होने वाला है और हम इस पे आप फ़ोन करके आप मालूम भी कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो दो प्रोग्रामात हुए हैं इस वक्त हमारे इस प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन के ऊपर, और ख़ास तौर पे वेबसाइट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने अहम अपनी फैकल्टी के अफराद को हमारे साथ बैठाया, गुफ्तगू की हमने। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम मालूमात आम अफराद के लिए, लोगों के लिए ये है, रहनुमाई है। इसको आप ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ ही ना हो बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा उठाएँ इससे। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम में बस इस दुआ के साथ कि इस वक्त जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, जो खून बह रहा है, बच्चे हज़ारों की तादाद में, 5-5, 6-6 हज़ार बच्चे, मासूम बच्चे, क्या उनका कसूर, क्या है मामला? वो कत्ल कर दिए गए हैं, खून ही खून है, लाशें लाशें हैं, औरतें बच्चे, 12-14 हज़ार अफराद का इस तरह कत्ल हो जाना, ये सवाल है सबके लिए, हमारे लिए भी और उन ताकतों के लिए जो कि इंसाफ के अलंबरदार हैं, जो कि बड़े इंसानी हुकूक़ की बातें करते हैं, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ की बात करते हैं, वो क्यों आज खामोश हैं इस पर? तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और इस जुल्म से जो है इनको निजात अता फरमाए। दोस्तों, इंतखाब आलम सूरी को और मेरे मेहमानान गिरामी को इजाज़त दीजिए। इसके प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुशियों को बखेरें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।